नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। आज का जो उपन्यास है धरती धन्ना अपना, बहुत अच्छा उपन्यास है और सभी को पता है कि इससे भी प्रश्न बनते हैं। खास करके इसके गांव को लेकर खूब पूछा जाता है और इसका समय वगैरह सब पूछा जाता है। तो इससे पहले कई उपन्यास हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाके कि इसकी प्लेलिस्ट में जाएँ और उपन्यास वाली उसमें भी क्लास लगभग 7-8 उपन्यास हो चुके हैं और ये शायद 8वां उपन्यास है। चलो पढ़ते हैं हम लोग। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का है और एक दलित समस्या को इसमें उठाया गया है और अच्छा उपन्यास है, पढ़ेंगे तो हम लोग। देखो लिखा कब गया था, 1972 में लिखा गया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाह गांव के दलित समाज पर, याद रखना, दलित समाज पर केंद्रित है। इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास के केंद्र में, याद रखना, काली और ज्ञानो। कौन? काली और ज्ञानो की प्रेम कथा है तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है इसे दर्शाने की कोशिश की गई है इसमें। उपन्यास का आरंभ काली, जो हरिजन जाति का है, उसके 6 वर्ष बाद कहाँ गया था काम करने? कानपुर शहर से घोड़ेवाह लौटने से होता है। चाची यानी यही काली की चाची जो है, चाची के अंधविश्वास की वजह से काली की मृत्यु, नंद सिंह का बार बार धर्म परिवर्तन पर संताराम का धार्मिक पाखंड और दंभ, काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष तथा पूंजीपतियों द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रताड़ित करना, अर्थात उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया है। याद रखना ये पॉइंट है। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है, बहुत अच्छा कथन है, ये भूमिका में लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज में लिखा गया है। ये भी याद रखना, ये भूमिका में कहा गया। लेखक ने यह उपन्यास सोम आनंद को समर्पित किया है। किसको समर्पित किया है? सोम आनंद को समर्पित किया है। पात्र देखते हैं हम, पात्र देखते हैं तो काली जो कि केंद्रीय पात्र है, ज्ञानो काली की प्रेमिका है, प्रतापी ये काली की चाची है, बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है, जस्सो ये ज्ञानो की माँ है। देखो ये काली है, काली और ज्ञानो ये प्रेमिका है, प्रतापी काली की चाची है, ज्ञानो जो ज्ञानो है वह जस्सो जो ज्ञानो की माँ है। मंगू ये ज्ञानो का भाई है। मंगू कौन है? मंगू ज्ञानो का भाई है। चौधरी हरनाम सिंह ये चौधरी साहब गांव के हैं। छज्जू शाह ये साहूकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिशन दास ये डॉक्टर हैं। पात्रों को ध्यान में रखना है। अब इसमें देखते हैं, इसमें कई पात्र आएंगे। निहाली ये काली का पड़ोसी, काली की पड़ोसी की ताई है। जीतू की माँ, जीतू काली का दोस्त है, ठीक है। अब प्रीतो ये पड़ोस की चाची है। निक्को जो निक्को ये प्रीतो का पति है। और एक पात्र है मुंशी शिवराम ये गांव के मास्टर हैं। पंडित संतराम ये गांव के पंडित हैं, ठीक है। चाचा अमरू निक्को का बेटा, दीनू गांव का कुम्हार है। बंतु पिता चन्नाराम और ठाकुरी माता का पुत्र है। सिद्ध काली के सिंह और संता सिंह का भाई है। नंद सिंह ये जात बदलने वाला मोची है, नंद सिंह। लच्छो ये पूछा जा चुका पात्र है। प्रीतो की पुत्री है। हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा नाहर है, ठीक है। बाद में इसका नाम जो रामदसिया पड़ गया था, याद रखना, नाहर का। पालो बुरा सिंह का लड़का है, पालो जो है बुरा सिंह का लड़का है। ठाकरी ये नंद सिंह की पत्नी है। संता सिंह मिस्त्री हैं, याद रखना, मिस्त्री इसमें कौन है? संता सिंह। भीषण दास डॉक्टर हैं। कथासार देखते हैं हम लोग। धरती धन्ना अपना उपन्यास का आरंभ कालिदास के अपने गांव घोड़ेवाह लौटने से होता है। गांव में उसकी एक चाची प्रतापी रहती है जिसने उसको पाला पोसा था। उसके माँ बाप की मृत्यु उसकी सहसावस्था में हो जाती है। 6 वर्ष बाद, याद रखना, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद जब काली कानपुर से अपने गांव आता है तो देखता है कि चमारों के मोहल्ले में एक कोठा भी अभी तक पक्का नहीं हुआ है। गांव में जमीनों के मालिक चौधरी हैं
वे लोग बेबाक चमारों से गाली गलौज और मारपीट करते हैं। उपन्यास के प्रारंभ में ही हरनाम सिंह निर्दोष जीतू की पिटाई करता है। मंगू चमार चौधरी हरनाम सिंह का गुलाम बना रहता है, जबकि उसकी बहन ज्ञानू चौधरियों के अन्याय का विरोध करती है। कालिदास अपने कच्चे मकान को गिराकर पक्का मकान बनाना चाहता है, लेकिन उसे छज्जू साह बताता है कि यहाँ दलित लोग रहते हैं, वह जमीन उनकी नहीं है, वो सामलात हैं, अर्थात वो लोग उस पर केवल रह सकते हैं। काली को अपना घर पक्का बनवाते देखकर चौधरी लोग दलितों को आपस में ही लड़वाते हैं। मंगू और काली के बीच लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान काली का ज्ञानों के साथ प्रेम भी बढ़ने लगता है। काली को पक्का मकान बनवाते देखकर छज्जू शाह मिस्त्री आदि सभी लोग उसे चमार कहकर छुआछूत का व्यवहार करते हैं। इसी छुआछूत से बचने के लिए नंद सिंह पहले सिख और फिर बाद में ईसाई बनता है, लेकिन उसके साथ फिर भी वैसा ही व्यवहार होता है। कामरेड बिशन दास छुआछूत के व्यवहार को रोकने का प्रयास करता है। कबड्डी में जानबूझकर हरनाम सिंह का भतीजा हरदेव काली का कूल्हा तोड़ देता है। ये है इसका सार। अचानक काली की चाची प्रतापी बीमार पड़ जाती है और उसका देहांत हो जाता है। तभी काली का सारा धन और उसकी चाची द्वारा बनवाए गहने एक पड़ोसन चुरा लेती है। वह चाची की मृत्यु पर शोक जताने आई थी। काली फिर से घास जो है खोदने और लालू पहलवान के यहाँ मजदूरी करने लगता है। गांव में बाढ़ आती है तो उसका मुकाबला चमार और चौधरी मिलकर करते हैं, लेकिन चमार लोग बेगारी करने में मना कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं इससे चमारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। अंत में 15 दिन तक बच्चों को भूख से बिलबिलाते देखकर चमारों का साहस जवाब दे जाता है और वो चौधरियों के शर्तों को मान लेने के लिए विवश हो जाते हैं। दोनों पक्ष संघर्ष को व्यर्थ समझ आधे दिन की दिहाड़ी पर समझौता कर लेते हैं कि आधे दिन की दिहाड़ी दे देना। उपन्यास का अंत काली के प्रेम की त्रासदी से होता है, जहां ज्ञानो गर्भवती हो जाती है और काली का कोई नहीं होने के कारण उसका विवाह उससे नहीं किया जाता है, बल्कि उसे जहर देकर मार दिया जाता है। अंत में काली को अपनी प्रेमिका की हत्या का मर्मांतक दुख लेकर गांव से भागना पड़ता है। बहुत खतरनाक कथन है, उपन्यास है। प्रमुख उद्धरण देखते हैं, इसमें कुछ उद्धरण देखते हैं। गोबर की तेज बदबू ने उसे चमादड़ी यानी हरिजनों की बस्ती के निकट ही होने का संकेत दिया। गली में कई कुत्तों ने मिलकर उसका स्वागत किया। ये काली जब जा रहा है घर पे तब का कथन है। दूसरी ओर से भी कुत्तों ने उत्तर में भौंकना शुरू कर दिया और इतना शोर मचाया कि काली को यह शक होने लगा कि शायद इस गली में सिर्फ कुत्ते ही रहते हैं। चाची ने काली की आवाज़ को पहचानते हुए स्नेह और आश्चर्य भरे स्वर में कहा कि जैसे उसे विश्वास न आया हो। फिर उसने काली के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर उठाया और उसका माथा चूम कर बोली, रख साइयाँ दी। ये चाची का काली से कथन है। कहते हैं आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुम्हें देखकर कितना खुश होता। उसने तो तुम्हें जी भरकर देखा भी नहीं था कि मौत ने आ घेरा। तेरी माँ को प्लेग खा गई। तेरा चाचा चप्पे गिन गिन कर तुम्हें पाल पोस रहा था, लेकिन उसे भी हैजे ने खा लिया। तुम्हें तो शायद उसकी सूरत भी याद ना हो। सारे खानदान की तू ही तो एक निशानी है। पॉइंट याद रखना। चाची का है काली से। जीतू के सख्त और प्रौढ़ शरीर को देख काली को महसूस हुआ कि बालपन के बाद जीतू पर यौवन और बुढ़ापा एक साथ ही शुरू हो गया है। ठीक है, चौधरी एक बार ही इसका खात्मा कर दे, रोज रोज का क्लेश तो मिट जाएगा। किसी की फसल न कट जाए तो चोर जीतू, किसी का कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार जीतू। ये निहाली का कथन है चौधरी से। फिर निहाली कहती है कि निहाली जीतू की ओर संकेत करती हुई बोली कि काली देख, चौधरी ने इसका क्या हाल किया है। नाक को हाथ लगाती हुई तड़प उठता है। भला इसने चौधरी का क्या बिगाड़ा था जो इसे पुलिसियों ने पुलिस वालों की मार मरी है। पूरा साल उसकी बेगार करता रहा और इसे सारी मेहनत का यह इनाम मिला है। यह निहाली का कथन काली से।
प्रीतो मोहल्ले की औरतों में सबसे आगे खड़ी थी। वह मटकते हुए बोली कि रंडी का पूत सौदागर घोड़ा, जो करे सो थोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये मुहावरा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये प्रीतो कहती है, जो करे सो थोड़ा, जीतू तो आग की नाल है नाल, कहीं लगता है तो कहीं बुझता है। ताई निहाली सोच में डूबी हुई बोली कि घर में गुड़ तो है, चाय की पत्ती भी मिल जाएगी, लेकिन दूध कहाँ से आएगा? चौधरी के घर से तो लस्सी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, दूध कौन देगा? गली में तो सिर्फ मंगू के घर में भैंस है, वहाँ से दूध तो क्या खाली बर्तन भी वापस नहीं मिलेगा। किसका कथन है? निहाली का कथन है। माई तूने इसे सिर चढ़ा रखा है, उठा इसे, बेकार खाट तोड़ रहा है। अगर बात बात धाने तक पहुंच गई तो वे मार मार कर इसे दिन में तारे और रात में सूरज दिखा देंगे। चौधरी के खेत में बाढ़ लगाई जा रही है, इसे कहो वहाँ चला जाए, चौधरी खुश हो जाएगा। किसका कथन है? मंगू का निहाली से। काली की बातें सुन चाची खुश हो गई थी और साथ ही चिंतित भी। वह सोच रही थी कि छोकरे को क्या हो गया है, वह अनहोनी बातें क्यों करने लगा है। भला आज तक इस मोहल्ले में किसी ने मकान को पक्की ईंटें लगाई हैं? चाची ने मन ही मन में मन्नत मांगी कि काली ऐसी बातें सोचना छोड़ दे। तुम्हारे चाचा सिद्ध ने 12 साल पहले मकान बनाने के लिए 100 रुपये उधार लिए थे। उससे ब्याज लेना तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वह अपना प्रेमी था। उसने असल रकम में से 75 रुपये ही वापस किए थे और 25 रुपये अभी बाकी थे कि उसे मौत ने घेरा। बेचारा बहुत ईमानदार आदमी था। याद रखना, असल रकम से कितने? 75 रुपये वापस किए थे, 25 बाकी थे। मेरा बड़े बड़े चौधरियों और साहूकारों से लेन देन है, लेकिन उस जैसा ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। ये छज्जू शाह का काली से कथन है। छप्पड़ सबका साझा है, क्या कमीन क्या चमार, क्या जाट क्या महाजन, जितनी जी चाहे मिट्टी खोद लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कहीं बहुत गहरा गड्ढा ना बन जाए। पारसार ऊंचे मोहल्ले के पूरन सिंह ने, कहा पूरन सिंह ने वहाँ कुआं सा खोद दिया था। पारसार मतलब पिछले साल। यहाँ पे ये थोड़ा देशज शब्द प्रयोग किया गया है। देशज क्या अवधि शब्द है ये। बरसात में छज्जू सा की भैंस उसमें ऐसी फंसी कि उसे बल्लियाँ देकर निकालना पड़ा था। बल्लियाँ आती हैं, ठीक है। चौधरी का काली से कथन है। शरारत पहले भी होती थी, लेकिन लोग चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं उस समय चुप नहीं रह सकता जब पानी सिर से गुजरने लगता है। काली का चौधरी से कथन। मैं तो ज़मीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता। बहुत अच्छा कथन है ये, बहुत अच्छा। मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। ये कथन किसका है भैया? काली का है। किससे है? चौधरी से। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती लकड़ी की ही तरह है, जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है। वह आंखों में आंसू तो ला देता है, लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचाता। मिस्त्री काली से। अच्छा। निक्कू के साथ तेरा झगड़ा हुआ था। मुझे नंदा सिंह ने बताया था कि काली और निक्कू में झगड़ा हो गया है। उस समय मुझे समझ में नहीं आया था कि तेरा ही नाम काली है। सच्ची बात पूछो तो गांव में कुत्तों और चमारों की पहचान रखना है भी मुश्किल, संता सिंह ने हंसते हुए कहा। वही जो कुत्ते का कुतिया से होता है। काली रन, यहाँ पे रन का पत्नी दिया है, ठीक। वह जो अपने ब्याहता हो उसे सिर पर चढ़ाओ या पाँव के नीचे दबाओ, कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन पराई जनानी यानी स्त्री तो मुंहजोर घोड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब बिदक जाए। संता सिंह काली सिंह का कथन। अब देखो, लेखक इतना याद रखता है कि पात्र जिस प्रकार का होता है कथन उसी प्रकार का देता है। अब संता सिंह एक मिस्त्री है, एक अनपढ़ व्यक्ति है, तो उसी प्रकार के वो कथन के साथ आते हैं। बहुत अच्छा किया बेटा। ईसा मसीह की भी यही तालीम है कि पड़ोसियों के साथ शांति से रहो। आसमानी किताब में लिखी हुई बातें सदा सच होती है। याद रखना, पादरी का काली से कथन। तू भी बन जा क्रिस्तान, पंडित संताराम उसे झिझकता हुआ बोला। फिर कुछ देर तक खामोश
हारी हुई आवाज़ में कहने लगा, नंद सिंह तो पहले से ही नीच था। जो आदमी गौ माता और उसके कोख जाए तो चमड़े के जूते बना सकता है, वह गाय का मांस भी खा सकता है। कभी कभी मैं आप लोगों के मोहल्ले में जाता हूँ, ईसा मसीह का भी यही हुक्म है। वैसे भी गरीब आदमी परमात्मा के ज़्यादा नज़दीक होता है। अंजील पाक में लिखा है, कहाँ लिखा है? अंजील पाक में। अंजील पाक में लिखा है कि ऊँट का सुई के सुराख से गुजर हो सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में गुजर मुमकिन नहीं। किसका कथन है? पादरी का काली से। तो जब भी मुंह खोलता है तो तेरी काली जबान पर मार्क्स और लेनिन का नाम होता है। याद रखना, मार्क्स और लेनिन का नाम आया है। और जब यह पादरी बोलता है तो एक ही आवाज़ निकलती है, वह भी अंजील और ईसा मसीह की। महाशय बिशन दास जी की। सवेरे नंद सिंह को देख वह बोला कि सुना चमरा, ईसाई बनने के बाद कुछ फर्क पड़ा? क्या टट्टी पेशाब पहले की तरह ही करता है या तरीका बदल गया है? नंद सिंह ने भी उल्टा सीधा जवाब दिया और घड्डम चौधरी ने जूता उतार लिया और लगा मारने। मजे की बात यह कि जूता भी नंद सिंह का ही बनाया हुआ था और उसे उसके पैसे भी नहीं मिले थे। वह 4 जूते खाकर ही पेशाब के झाग की तरह बैठ गया। गड्डम चौधरी ने उससे कहा कि चमड़ा चमड़ा कलाया हो या लाल कमाया होगा, हो या कच्चा, आखिर चमड़ा है। नंद सिंह खारिश खाए कुत्ते की तरह चू चू करता हुआ अपने घर चला चला गया। ये चौधरी और नंद सिंह का कथन है। पूंजीपति यह कभी नहीं चाहते कि मजदूरों में एकता हो। मुतवाजी यूनियन बनाना भी एक इम्पीरियलिस्ट चाल है, मजदूरों के इत्तेहाद को तोड़ने की। याद रखना, बिशन दास काली से कहता है। सिख बन जाने का मतलब यह तो नहीं कि चमार नहीं रहा। धर्म बदलने से जात तो नहीं बदल जाती। संता सिंह नंद सिंह से कहता है। वाह वाह नंद सिंह, तेरे सिर पर अभी सिंह तो उगे नहीं। पागला, तू कुछ भी बन जा, लेकिन रहेगा चमार का चमार ही। जात कर्म से नहीं, जन्म से बनती है। याद रखना। ये कथन बिशन दास का बहुत अच्छा है। पूछा जाता है, जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह बड़ा तबका छोटे तबके को एक्सप्लॉइट करता है, यानी उसकी मेहनत का फल उसे नहीं खाने देता बल्कि खुद खा जाता है। इसी से क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष पैदा होता है। लेकिन मार्क्सवादी इंकलाब से यह इनका तबका खत्म हो जाएगा और प्रोलतारिया का बोलबाला होगा। ये बिशन दास का कथन किससे है? काली से है। फिर बिशन दास कहता है कि तू क्या समझता है कि ईसाई बनने से उसका हुलिया बदल जाएगा? सब मजहब फरेब हैं। अमीरों और पूंजीपतियों ने आम लोगों को लूटने और उन्हें गुमराह करने के लिए ये सब ढकोसले खड़े किए हैं। बिशन दास बंतू से कहता है। हम चमार हैं, चौधरियों के कमीन। आप चौधरी हैं, हमारे मालिक। आप जो भी दंड देंगे, जिसको भी देंगे, वह उसे कबूल करना होगा। नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जाता। कथन बाबे फत्तू कहते हैं चौधरियों से। चौधरियों, आमद किसी का राजक नहीं है। हमारा राजक भी वही है जो तुम्हारा है। तुम लोगों को ज़मीनों का अहंकार है। हमने तुम्हारी बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन हर चीज़ की हद होती है। हम पत्थर नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। काली ने आगे बढ़कर उत्तेजित स्वर में कहा। कालिदास, दरअसल सारी खराबी कैपिटलिस्ट सिस्टम की है। हमारे देश में तो हालत और भी गंभीर है। यहाँ अभी पूंजीवाद भी पूरी तरह नहीं आया है। दुनिया समाजवाद की तरफ बढ़ रही है और हम अभी तक जागीरदारी के चक्कर में फंसे हुए हैं। बिशन दास का कथन काली से। बहुत उथल पुथल होगी। पूंजीवाद और जागीरदारी सिस्टम इंकलाब को असफल बनाने की कोशिश करेंगे। अपने एजेंटों की मार्फत इंकलाबी ताकतों में फूट डालेंगे, उन पर हमले करेंगे, खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी और हजारों लोग मरेंगे। किसका? बिशन दास का कथन काली से। शास्त्रों के अनुसार बलि का फल केवल उसे मिलेगा जो सामग्री पर नामा यानी पैसा, नामा का अर्थ पैसा, खर्च करेगा। मान लो ख्वाजा पीर को दया गई और उन्होंने बलि स्वीकार कर ली, तो उसका सारा फल बूटा सिंह को ही मिलेगा। सारा गांव चौबुर्द हो जाएगा, सिर्फ बूटा सिंह का घर बार बचेगा। संत राम
पालों से कहता है। सुबह तक बाढ़ का जोर खत्म हो गया, लेकिन खेतों में चारों ओर पानी भरा हुआ था। मिट्टी नरम हो जाने से मक्की की फसल जमीन पर बिछ गई थी। खेतों में बल खाती हुई पगडंडियां और रास्ते पानी में डूबे हुए थे। जहां तक नजर आती थी, हरियाली के नीचे बिछी हुई पानी की चादर कहीं मैली और कहीं चमकादड़ दिख दिख रही थी। पूंजीपत और जमींदार हमेशा से मेहनतकश और प्रोल तारी तबके पर जुल्म करते आए हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते रहे हैं। लेकिन जब प्रोलतारी तबके में इनकलाबी स्पिरिट जाग उठती है, तो वह बाढ़ बनकर इन ताकतों को तिनकों की तरह बहा ले जाता है। बिशन दास का कथन कालिदास से है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि जितना पढ़ा रहा हूँ उतने पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। बाकी मैं फिर कहता हूँ, बार बार वही बात कहता हूँ कि वैसे तो ये पूरे पूरे उपन्यास पढ़ने वाले बहुत बहुत समय चला जाएगा, तो थोड़ा बहुत एक जानकारी होनी चाहिए। बाकी आप हिंदी साहित्य की यूनिट 2 और भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और नाटक, निबंध, कहानी, ठीक, और कुछ कविताएं, इनको बहुत ध्यान में रखे पढ़िए। इन्हीं से आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, चलो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।